हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब तक हमने साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे। एज पर डिमांड आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस मैराथन, जो सब्जेक्ट केमिस्ट्री से है। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो से आपके एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात टॉपिक इज एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस एंड सॉल्ट में जो फर्स्ट टर्म आती है दैट इज पीएच। पीएच इज पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं, और अगर बात करें फुल फॉर्म की दैट इज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें पीएच, तो पीएच क्या करती है, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिटी और बेसिसिटी को क्या करती है, मेजर करती है। तो कह सकते हैं कि पीएच इन केमिस्ट्री is used to measure the acidity और basicity of an aqueous solution। अगर बात करें pH की फुल फॉर्म की, तो जो फुल फॉर्म होती है pH की दैट इज अ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब pH स्केल दिया किसने था, तो जो pH स्केल दिया था वो दिया था सोरेनसन ने, और इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, यहां से आपका क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। pH इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, जिसे हम लिखते कैसे हैं, pH इज इक्वल्स टू माइनस log कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। और मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, log H पॉजिटिव माइनस 1। सो pH इज इक्वल्स टू log 1 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। pH क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन के। हम यहाँ कह सकते हैं कि लोअर द pH वैल्यू हायर द कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। की जो pH की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर एग्जांपल की बात करें तो सपोज करो आपको A की जो pH गिवन है वो 5 है, और B की जो pH गिवन है वो क्या है, 6 है। तो अभी कहा है कि जिसकी pH क्या होगी, कम होगी, उसकी जो हाइड्रोजन आयन की जो कंसेंट्रेशन होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस केस में अगर पूछे कि किसकी कंसेंट्रेशन, किसकी pH की जो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा होगी, तो लोअर द pH हायर द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर A की बात करें तो हाइड्रोजन आयन की जो कंसेंट्रेशन होगी वो A की क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि जो A की जो pH वैल्यू है वो क्या है, कम है, एज कंपेरिजन टू हाइड्रोजन आयन किसकी, B के कंसेंट्रेशन में, क्योंकि उसकी pH की वैल्यू क्या है, 6 है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ से कि इसमें क्या रिलेशन है, कि जो pH है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोजन आयन, कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। व्हाट इज pH स्केल, अभी बताया कि pH स्केल बेसिकली क्या मेजर करता है, एक्वस सॉल्यूशन में वो एसिडिटी और बेसिसिटी को क्या करता है, मेजर करता है। अगर रेंज की बात करें तो जो pH की जो रेंज होती है वो होती है 0 to 14। तो अगर इसके स्केल की बात करें कि कहां तक होता है, 0 to 14। तो 7 पे जो pH होती है दैट इज न्यूट्रल। इससे पहले वाले जो भी सब्सटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, और 7 से ग्रेटर जो होते हैं, ग्रेटर देन 7 दैट इज बेसिक। 7 बी न्यूट्रल। तो 7 क्या है, 7 है हमारा न्यूट्रल। pH ऑफ लेस देन 7, pH क्या होगी, जो 7 से कम होगी दैट इज एसिडिक। जो pH क्या होगी, ग्रेटर देन 7 इंडिकेट अ बेस। वो किसे इंडिकेट कर रही है, इंडिकेट अ बेस। अगर मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है रिलेटेड टू pH, तो वो पूछ लिया जाता है कि ब्लड की pH कितनी होती है। तो pH ऑफ ब्लड इज दैट इज 7.4, और जो ब्लड का नेचर होता है वो होता है आपका एल्केलाइन इन नेचर। और HCl की pH की बात करो तो जो HCl की pH होती है वो होती है 0। अब बात करेंगे आगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए गए थे, अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए गए थे बेसिकली रिगार्डिंग टू एसिड्स एंड बेस। तो एक एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ कॉमन सब्सटेंस की pH वैल्यू जान लेते हैं। तो सबसे पहला आता है गैस्ट्रिक जूस, जिसकी जो pH वैल्यू होती है वो 1 to 3 होती है। नेक्स्ट आता है विनेगर, दैट इज अ pH वैल्यू दिस इज 2.4 to 3.4। थर्ड इज टीयर, जिसकी pH वैल्यू होती है 7.4। ह्यूमन यूरिन की जो pH वैल्यू होती है दैट इज 4.8 to 8.4। ब्लड की अभी बताई थी, वैसे कॉमन आप 7.4 दैट इज एल्केलाइन इन नेचर। बॉइल्ड वाटर की जो pH होती है दैट इज 6.5।
अगर बैटरी वाटर की यानी कि डिस्टिल वाटर के पीएच की बात करें तो वो क्या होती है 7, और टैप वाटर और ड्रिंकिंग वाटर की जो पीएच होती है वो 6.5 टू 8.5। अब अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है रिगार्डिंग एसिड्स एंड बेस, कि एसिड्स और बेस के रिगार्डिंग क्या है अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहला है क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, दूसरा है अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस, थर्ड है ब्रॉन्स्टेड लॉवरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस, फोर्थ इज लेविस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस। अब एक एक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो एसिड, इनके अकॉर्डिंग एसिड क्या है, एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं, यानी कि टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अब इसमें क्या है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, और एक्सेप्शन से ही हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो एक्सेप्शन क्या है, एलेनाइनिन एंड ग्लाइसिन ऐसे एसिड हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं, स्वीट होते हैं। अभी कहा कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस, एसिड वो सब्सटेंस हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, यानी कि सोर इन टेस्ट। बट ऑलवेज एक्सेप्शंस आर देयर, एलेनाइन एंड ग्लाइसिन ये दो ऐसे एसिड्स हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं, स्वीट इन टेस्ट। ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन जाता है, और एक्सेप्शन से ही जनरली आपके क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है एसिड की वो क्या होती है, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, कि ये किस में चेंज कर देता है, ब्लू को रेड में चेंज कर देता है। लिटमस पेपर इज मेड अप ऑफ लाइकेन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो लिटमस पेपर है, यहां से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना, क्वेश्चन जरूर पूछा गया है कि जो लिटमस पेपर है वो किससे मिलके बना होता है, वो बना होता है लाइकेन से। नेक्स्ट आता है दे रिएक्ट विद मेटल रिलीज हाइड्रोजन गैस, कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, कोई भी एसिड ले लो, जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हमेशा H2 गैस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। बट अभी कहा था एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, तो जो एक्सेप्शन है इसमें वो आता है तुम्हारा नाइट्रिक एसिड, की जब नाइट्रिक एसिड रिलीज कर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता। तो इसमें भी एक्सेप्शन है, और इसे भी स्टार मार्क कर लेना। एक्सेप्शन क्या है इसमें, नाइट्रिक एसिड। दो एक्सेप्शन पढ़े, एक पढ़ा एलेनाइन और ग्लाइसिन, वो कैसे होते हैं, वो एसिड्स हैं बट टेस्ट में कैसे होते हैं, स्वीट होते हैं। बट एसिड्स जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, और एक्सेप्शन कौन सा आता है, यहाँ पर आता है नाइट्रिक एसिड। सो दे रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि एसिड अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ तो सिर्फ मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ कर रहा है तो रिलीज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर एसिड सिर्फ मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो रिलीज कर रहा है हाइड्रोजन गैस। अब क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने एसिड का तो कॉन्सेप्ट देख लिया। बेस क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस बेस वो सब्सटेंस है जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज पाई जाती है। जैसे फर्स्ट आता है दे आर बिटर इन टेस्ट, कि वो टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, यानी कि टेस्ट में कड़वे होते हैं। एंड दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, और ये किस में, रेड को ब्लू में चेंज कर रहे हैं। एसिड में क्या हो रहा था, ब्लू को रेड में, बट इन केस ऑफ बेस किस में चेंज कर रहे हैं, रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस। आई होप आपको इसके अकॉर्डिंग इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बस जो मेन पॉइंट है वो आप एक्सेप्शंस याद रखना। और एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इट रिलीज हाइड्रोजन गैस, एंड व्हेन रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट तो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अर्हीनियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस। अभी तक हमने देखा था क्लासिकल कॉन्सेप्ट, अब हम देखेंगे अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, की अर्हीनियस ने एसिड और बेस के रिगार्डिंग क्या कॉन्सेप्ट दिया था। तो अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस की एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो H पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, दैट इज नोन एज एसिड्स। ठीक है, बेस क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो OH नेगेटिव रिलीज करते हैं जब हम उन्हें क्या करते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं। तो इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस एसिड्स आर दो सब्सटेंस which release H positive ions when dissolved in water। सेम कि एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो H पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं जब हम उन्हें वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं। सेम बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं जब हम उन्हें वाटर के अंदर क्या करते हैं,
डिसॉल्व करते हैं। एक नोट करके लिख लेना पॉइंट। तो जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज के। मींस कि जितना ज्यादा एटॉमिक साइज होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, बॉन्ड लेंथ होगी। सो अगर बात करें हेलोजन ग्रुप की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो अगर बात करें एटॉमिक साइज की तो सबसे ज्यादा बड़ा एटॉमिक साइज किसका होगा, वो होगा आपका आयोडीन का। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड इज ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेस। अभी तक हमने किसका देखा, क्लासिकल कॉन्सेप्ट देखा, अर्हीनियस देख लिया। अब आता है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस। इनके अकॉर्डिंग एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो H पॉजिटिव आयन को क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, या फिर कह सकते हैं कि प्रोटॉन को डोनेट करते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन करते हैं। सेम अगर नेक्स्ट देखें बेस, तो बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो H पॉजिटिव आयन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं और कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म करते हैं। एसिड तो फॉर्म कर रहे हैं कॉन्जुगेट बेस, और बेस क्या फॉर्म कर रहे हैं, कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि एसिड्स क्या डोनेट कर रहे हैं, H पॉजिटिव आयन, और बेस क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं H पॉजिटिव आयन। तो एक रिएक्शन देखते हैं। अमोनिया क्या है, बेस है। जब हम उसे वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर एक्ट एज अ एसिड इन दिस केस, सो अमोनिया टेक अ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर। अमोनिया क्या कर रहा है, प्रोटॉन से क्या ले रहा है, सॉरी अमोनिया क्या कर रहा है, वाटर से क्या ले रहा है, प्रोटॉन ले रहा है। और रिएक्शन कैसे हो रही है, जैसे दैट इज H2O प्लस NH3। ठीक है, तो इससे क्या लिया, वाटर से प्रोटॉन, एक प्रोटॉन ले लिया, तो क्या फॉर्मेशन हो गया, OH नेगेटिव, और यहाँ एक प्रोटॉन आ गया तो इट विल फॉर्म NH4 पॉजिटिव। तो ये क्या था, एसिड, ये क्या था, बेस। तो एसिड ने क्या फॉर्म करा, OH नेगेटिव, तो किसका फॉर्मेशन हुआ, कॉन्जुगेट बेस का। और उसके बाद जो हमारा एसिड था उसने फॉर्मेशन किया कॉन्जुगेट बेस का, जो बेस था उसने किसका फॉर्मेशन किया, कॉन्जुगेट एसिड का। सो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं। HCl प्लस NH3, सेम HCl क्या है, एसिड है, और NH3 क्या है, बेस है। तो ये क्या करेगा, NH3 फिर इससे क्या ले लेगा, एक प्रोटॉन ले लेगा, तो इट विल फॉर्म Cl नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव, इट विल फॉर्म NH4Cl। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो फोर्थ इज लेविस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। उससे पहले हमने 3 कॉन्सेप्ट देखे। सबसे पहला था क्लासिकल, दूसरा अर्हीनियस, तीसरा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, एंड लास्ट वन इज लेविस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। इसमें क्या होता है, इन द लेविस थ्योरी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, बेस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, बेसिस डोनेट पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एसिड्स क्या करता है, उन पेयर को, इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो अगर बात करें एसिड की, तो एसिड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, और बेस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अगर लेविस एसिड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो जनरली क्या होता है कि लेविस एसिड्स पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, और ये कैसे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, यानी कि इनके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इफ वी टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेविस बेस, तो इन दिस केस कि क्या था, लेविस एसिड में क्या था कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है जनरली ऑन लेविस एसिड। अब बात करें अगर लेविस बेस की, सो इन दिस केस नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन लेविस बेस, और ऑन लेविस बेस लोन पेयर इज प्रेजेंट। तो अगर डिफरेंस में अगर इनसे पूछ ले कि लेविस एसिड कैसे होते हैं, तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और जनरली इनके पास कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है, वो होता है पॉजिटिव चार्ज। अगर लेविस बेस में पूछे तो जनरली कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और लेविस बेस लोन पेयर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब बात कर लेते हैं बेसिसिटी की। बेसिसिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन दैट इज H पॉजिटिव आयन गिवन बाय एन एसिड इज नोन एज बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। एग्जांपल, अगर सबसे पहले एग्जांपल देखें HCl, अगर HCl को मैं ब्रेक डाउन करो दैट इज H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव,
तो इसमें कितने हाइड्रोजन है हमारे, तो ये क्या था, HCl था एक एसिड, तो HCl ने हमें कितने हाइड्रोजन आयंस दिए, इसने दिए 1, तो इसकी जो बेसिसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अदर एग्जांपल दैट इज HNO3। सेम अगर HNO3 को ब्रेक डाउन करें तो H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, तो इसने कितने H पॉजिटिव आयन दिए, 1, तो यानी कि इसकी बेसिसिटी भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो देखते हैं HCl इज मोनोबेसिक एसिड, यानी कि जिसकी बेसिसिटी 1 उसे क्या कहेंगे हम, दैट इज नोन एज मोनोबेसिक एसिड। अगर हम बात करें नाइट्रिक एसिड की, नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3, तो इन नाइट्रिक एसिड ओनली 1 हाइड्रोजन दैट इज हाइड्रोजन आयन दैट इज H पॉजिटिव इज प्रोड्यूस इन एक्वस सॉल्यूशन, तो इसकी भी बेसिसिटी क्या है, 1 है। अगर बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की, सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज H2SO4, अगर इसे ब्रेक डाउन करें तो 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो यानी कि कितने हाइड्रोजन आयन है इसके पास, 2, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, दैट इज 2, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा डाई बेसिक। सेम अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें दैट इज फोस्फोरिक एसिड, सेम फोस्फोरिक एसिड की जो बेसिसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3, क्योंकि ये कितने हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा एक्वस सॉल्यूशन में, ये करेगा 3 हाइड्रोजन आयन। तो आई होप आपको टर्म बेसिसिटी क्लियर हुई होगी, और कैसे हम बेसिसिटी फाइंड आउट करते हैं किसी भी एसिड की ये भी क्लियर हुआ होगा कि जो एसिड्स है वो कितने H पॉजिटिव आयन दे रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज बेसिसिटी ऑफ एसिड। उसके बाद बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ एसिड। सबसे पहला आता है HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम HCl का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना, आपको इन पॉइंट से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे और एज इट इज क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये मैराथन सीरीज बनाई गई है। सो स्टार्ट करते हैं। तो HCl की अगर हम यूजेस की बात करें तो HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसे हम और किस नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज म्यूरेटिक एसिड। HCl को जो दूसरे नाम से जानते हैं वो जानते हैं म्यूरेटिक एसिड के नाम से। अब इसको हम यूज कहाँ करते हैं, तो इसे हम एक्वारीजिया बनाने में यूज करते हैं। एक्वारीजिया बेसिकली ये किसका मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3 कि एक्वारीजिया किसका मिक्सचर है, ये मिक्सचर है कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3। तो एक्वारीजिया इज अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3। गोल्ड एंड प्लेटिनम आर इनर्ट मेटल फाउंड इन फ्री स्टेट। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ऐसे कौन से इनर्ट मेटल हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, वो है आपके गोल्ड एंड प्लेटिनम। नेक्स्ट है आपका सिल्वर एंड कॉपर आर फाउंड इन बोथ फ्री स्टेट एंड कंबाइन स्टेट। सेम यहां से भी ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि सिल्वर और कॉपर ऐसे मेटल हैं जो किस स्टेट में पाए जाते हैं, फ्री और कंबाइन स्टेट में पाए जाते हैं। तो सिल्वर एंड कॉपर आर फाउंड इन बोथ फ्री स्टेट एंड कंबाइन स्टेट। अगर बात करें गोल्ड और प्लेटिनम की, तो ये ऐसे इनर्ट मेटल हैं जो किस स्टेट में पाए जाते हैं, जो पाए जाते हैं फ्री स्टेट में। अगर बात करें एक्वारीजिया की, तो एक्वारीजिया को हम और किस नाम से जानते हैं, इट इज नोन एज रॉयल एसिड। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड आता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड्स को हम और क्या कह सकते हैं, दैट इज किंग ऑफ केमिकल, दैट इज किंग ऑफ केमिकल्स। सो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड एक इनऑर्गेनिक एसिड है। इट इज ऑल्सो नोन एज मेटिंग एसिड्स और ऑयल ऑफ विट्रॉल। जो कॉन्टेक्ट मेथड होता है, द कॉन्टेक्ट मेथड्स हम यूज करते हैं इसे लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करने के लिए, कि अगर हमें सल्फ्यूरिक एसिड लार्ज स्केल में चाहिए तो उसमें हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, वो करते हैं कॉन्टेक्ट मेथड्स। अब इसका जो बेसिकली मेन यूज होता है, इट इज यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरीज, और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा एसिड है जो लेड स्टोरेज बैटरीज में हम यूज करते हैं, तो उसका आंसर आता है सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज यूज्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हम इसे एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करते हैं, यूज करते हैं, और ये फर्टिलाइजर्स बनाने में भी क्या आता है, काम आता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स एंड इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ
स्टील एंड आयरन। और किस में काम आता है ये? स्टील और आयरन के प्रोडक्शन में काम आता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम और किस नाम से जानते हैं? दैट इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स। सल्फ्यूरिक एसिड्स को हम और क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड्स एंड इट इज आल्सो नोन एज मेटिंग एसिड या फिर ऑयल ऑफ विट्रोल। सो कॉन्टेक्ट मेथड हम इसे यूज करते हैं कि अगर हमें सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा अमाउंट में चाहिए, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इट इज यूज्ड इन अ लेड स्टोरेज बैटरीज। नेक्स्ट आता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3, ठीक है, जो इसका फॉर्मूला है दैट इज HNO3। इसे इट इज यूज्ड बाय गोल्ड स्मिथ फॉर क्लीनिंग गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट। कि HNO3 को कहाँ यूज किया जाता है? तो इसे सुनार यूज करते हैं किस लिए? गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स को क्लीन करने के लिए। और इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि एक सुनार है जो आसपास जाता है और वो ये प्रॉमिस करता है कि वो गोल्ड की जो चमक है वो वापस लेके आएगा। तो पूछा है क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा उसने वो जो गोल्ड था उसे किसके अंदर डिसॉल्व करा कि जो उसकी चमक थी वो वापस आ गई। तो वो कौन सा सॉल्यूशन था? वो सॉल्यूशन था एक्वा का। और एक्वा किसका मिक्सचर होता है? वो किसका मिक्सचर था? वो था कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3। तो इसका यही है जो मेन है, दैट इज इट इज यूज्ड बाय गोल्ड स्मिथ फॉर क्लीनिंग गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट। और इसे हम किस लिए यूज करते हैं? इट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, जैसे कौन कौन से? नाइट्रोजन, फोस्फोरस या फिर पोटेशियम। एंड इट इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव्स। की एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? HNO3 का यूज करते हैं। और एक्सप्लोजिव किस किस का? जैसे गन पाउडर किस किस का होता है? दैट इज KNO3, सल्फर एंड चारकोल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को और हम किस नाम से जानते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH। कि इथेनोइक एसिड को हम और किस नाम से जानते हैं कि ये क्या है? एसिटिक एसिड है जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। इथेनोइक एसिड इज मोस्ट कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड, जिसे हम और किस नाम से जानते हैं? एसिटिक एसिड्स के नाम से जानते हैं। इट्स डाइल्यूट सॉल्यूशन इन वाटर, जो इसका जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वाटर के अंदर वो कितना होता है? 5 to 8% होता है। कि जो एसिटिक एसिड है वाटर के अंदर वो कितना होता है? दैट इज 5 to 8%, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम कहते हैं विनेगर, विच इज यूज फॉर प्रिजर्विंग फूड, सॉसेज, पिकल्स एटसेट्रा। जिसे हम बेसिकली फूड प्रिजर्विंग या फिर पिकल्स को प्रिजर्व करने में क्या करते हैं? यूज करते हैं। एंड इट इज यूज फॉर मेकिंग विनेगर। और ये किस लिए यूज होता है? ये विनेगर को बनाने में क्या होता है? यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज अ लैक्टिक एसिड। और यहाँ से तो जनरली क्वेश्चन आता ही है। तो लैक्टिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है जिसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है आपका C3H6O3, दैट इज अ लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड को और हम किस नाम से जानते हैं? लैक्टिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज, जिसे हम जानते हैं मिल्क एसिड के नाम से। कि लैक्टिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज मिल्क एसिड। जो टेस्ट होता है मिल्क का और कर्ड का वो खट्टा किस एसिड की वजह से हो जाता है? वो हो जाता है लैक्टिक एसिड्स की वजह से। और ये क्वेश्चन भी जनरली पूछा जाता है कि कौन से एसिड की वजह से जो मिल्क और कर्ड का जो टेस्ट होता है वो खट्टा हो जाता है? तो वो होता है आपका लैक्टिक एसिड की वजह से। फिर पूछ लिया जाएगा कि उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है? तो ऐसा वो होता है आपका लैक्टोबैसिलस, जिसकी वजह से लैक्टोबैसिलस की मिल्क या कर्ड के अंदर कौन सा बैक्टीरिया ग्रो करता है? वो करता है आपका लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट आता है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द किडनी स्टोन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द किडनी स्टोन। किडनी स्टोन दैट इज कैल्शियम ऑक्सलेट। सो इट इज प्रेजेंट इन टोमेटो एंड स्पेनिश। किस वेजिटेबल में प्रेजेंट होता है ऑक्सैलिक एसिड? ये प्रेजेंट होता है टोमेटो और स्पेनिश में। इट रिमूव स्टेन ऑफ रस्ट और इंक। क्या करता है कि स्टेन मतलब रस्ट और इंक के स्टेन को क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। और जैसे हम जनरली यूज कहाँ करते हैं? ऑक्सैलिक एसिड्स का जो हम यूज करते हैं वो करते हैं फोटोग्राफी में। बेसिकली हम ऑक्सैलिक एसिड का यूज करते हैं। एंड इट इज यूज एज अ एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट। कि किस तरह यूज करते हैं? एक एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं ब्लड बैंक। अब एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट कौन सा होता है?
सो इसे हम एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट है तुम्हारा सोडियम ऑक्सलेट या फिर और ऑक्सैलिक एसिड। कि ऑक्सैलिक एसिड कैसे काम करता है? इट इज यूज्ड एज अ एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट। नेक्स्ट आता है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड की अगर फॉर्मूले की बात करें तो टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला होता है दैट इज C4H6NO6। सो जो ये टार्टरिक एसिड का जो प्रेजेंट होता है ये होता है टेमेरेंट या फिर कह सकते हैं कि प्रेजेंट होता है ग्रेप्स में। एंड इट रिमूव बीटर टेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा। ये क्या करता है? बेकिंग सोडा दैट इज NaHCO3। ये क्या करता है? बेकिंग सोडा के बीटर टेस्ट को यानी कि कड़वे टेस्ट को क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। नेक्स्ट आता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो प्रेजेंट होता है वो होता है रेड आर्ट्स में। इट इज प्रेजेंट इन रेड आर्ट्स और इसका जो आयुपैक नेम है वो आता है मिथेनोइक एसिड और यहीं से क्वेश्चन आते हैं जनरली। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन अमोनिया इज डिसॉल्व इन वाटर। कि जब हम अमोनिया को NH3 को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे द सॉल्यूशन बिकम, तो जो सॉल्यूशन कैसा होगा? दैट इज NH4OH। तो सॉल्यूशन कैसा हो गया? दैट इज बेसिक। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, बेसिक इज द करेक्ट आंसर। कि अगर हमने अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करा तो सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉल्यूशन होगा बेसिक। नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ बेसिस। अभी तक हमने क्या किसके यूजेस देखे थे? अभी तक हमने एसिड्स के यूजेस देखे थे। अब हम देखेंगे कि बेसिस के क्या क्या यूज होते हैं। तो सबसे पहला आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो फॉर्मूला होता है दैट इज MgOH2, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज कैसे करते हैं? यूज ऐसा एंटा एसिड्स की जो स्टमक में एसिड बनता है ये उसे क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें हार्ट बर्न से या फिर इनडाइजेशन से बचाता है। तो मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो फॉर्मूला है दैट इज MgOH2 और जिसे हम और किस नाम से जानते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ड्यू टू माइल्डली बेसिक, की बेसिक होने की वजह से एंड नॉन टॉक्सिक नेचर की वजह से जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ध्यान रखना किसके वजह से? माइल्डली बेसिक, किसकी वजह से? एक तो बेसिक नेचर की वजह से और नॉन टॉक्सिक नेचर की वजह से जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो कैसा है? वो हम वाइडली यूज्ड कैसे करते हैं? एज अ एंटा एसिड। जो स्टमक में जो एसिड बनता है उसे न्यूट्रलाइज करता है और हमें इनडाइजेशन से या फिर हार्ट बर्न से क्या करता है? बचाता है। एक और आता है आपका, एक और दैट इज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये भी किसकी तरह काम करता है? एंटा एसिड की तरह काम करता है और इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट आता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज CaO, जिसका कॉमनली नोन एज हम किस नाम से जानते हैं? उसे जानते हैं क्विकलाइम के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है? सॉइल की एसिडिटी को क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। और जैसे हम किसके मैन्युफैक्चर के लिए यूज करते हैं? हम इसे यूज करते हैं सीमेंट को बनाने के लिए। सो जो जिप्सम होता है, जिप्सम इज यूज टू रिमूव द बेसिसिटी ऑफ सॉइल। कि जिप्सम क्या करता है? ये सॉइल की बेसिसिटी को रिमूव कर देता है। और जो अमोनिया होता है दैट इज NH3, ये क्या करता है? सॉइल की एसिडिटी को रिमूव कर देता है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कि जो जिप्सम है वो क्या करता है? वो सॉइल की बेसिसिटी को रिमूव करता है और जो आपका अमोनिया है दैट इज NH3 वो क्या करता है? सॉइल की एसिडिटी को क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। सो यहाँ से भी आपके एक या दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज CaOH2 ऑल्सो कॉल्ड दैट इज नोन एज स्लेक्ट लाइम। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका दूसरा नाम क्या है? तो दैट इज स्लेक्ड लाइम। इसे हम यूज करते हैं किस लिए? जो घर में व्हाइट वॉशिंग होती है तो उसमें किसका यूज होता है? उसका यूज होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और क्या होता है? नोटिस भी किया होगा कि व्हाइट वॉशिंग के तुरंत बाद थोड़ी ब्राइटनेस नहीं आती, लेकिन आफ्टर व्हाइट वॉशिंग ब्राइटनेस कम लेटर। किसकी वजह से ऐसा होता है? क्योंकि किसका फॉर्मेशन हो रहा होता है? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। तो जो ब्राइटनेस आती है वो थोड़ी लेट आती है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। नेक्स्ट आता है वाटर साल्ट्स। एसिड देख लिए क्या होते हैं? बेसिक बेसिस क्या होते हैं? ब्लास्ट आता है सॉल्ट।
कि जब एसिड बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, सॉल्ट। जैसे एग्जांपल सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड या सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम कार्बोनेट, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, सॉल्ट के एग्जांपल्स हैं कि जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट और वाटर का। तो क्या हुआ सॉल्ट की, जब एसिड और बेस ने एक दूसरे के साथ रिएक्ट करा जिसे हम कहते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। अभी तक हमने देखा एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी। अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो आपको हमारे चैनल पे उसकी डिटेल वीडियो मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की भी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे है, बट यहाँ पे हम सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। सेम तो टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड लास्ट आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सपोज करो जैसे x प्लस वाई, जनरल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं x प्लस वाई, ये क्या है, दो रिएक्टेंट है और दो रिएक्टेंट मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं दैट इज एक्स वाई। तो ये क्या हो जाएगा, किसका एग्जांपल हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। फॉर्मेशन ऑफ वाटर की, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट के किसका फॉर्मेशन कर रहा है, वाटर को, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्योंकि दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम और किस नाम से जानते हैं, हम जानते हैं सिंथेसिस रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस रिएक्शन। अगर एग्जाम्पल की बात करें कि एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो दैट इज 2Na plus Cl2 एंड इट विल फॉर्म 2NaCl। तो इसमें भी क्या है, दो रिएक्टेंट और दो रिएक्टेंट से मिलकर एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कह रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आती है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या था कि दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ जुड़ के एक नया प्रोडक्ट बना रहे थे। बट डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। इसमें क्या होता है कि एक ऐसी रिएक्शन है कि जिसमें सिंगल कंपाउंड क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है दो या मोर सिंपलर कंपाउंड में, जिसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन देख लेते हैं, रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर कंपाउंड इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जनरल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं दैट इज एक्स वाई, और ये किस में ब्रेक डाउन हो जाए, एक्स प्लस वाई, तो ये क्या होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अभी बताया कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के क्या है, अपोजिट रिएक्शंस है। अगर एग्जांपल की बात करूं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो दैट इज CaCO3 और ये किस में ब्रेक डाउन हो जाए, CaO प्लस CO2। तो ये क्या हो गया कि जो हमारा ये सिंगल कंपाउंड था, एक सिंगल रिएक्टेंट किस में ब्रेक डाउन हो गया, टू या उससे ज्यादा प्रोडक्ट में। तो दैट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर रिएक्शन हो रही है हीटिंग की प्रेजेंस में तो उसे हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द रिएक्टिविटी सीरीज। अब ये बीच में रिएक्टिविटी सीरीज कहां से आ गई, क्योंकि जो थर्ड टाइप है आपका वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि हायर रिएक्टिव मेटल क्या कर देता है, जो मेटल कम रिएक्टिव है उसे क्या करता है, हटा देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, यानी कि डिस्प्लेस कर देता है। तो उसके लिए हमें टर्म आती है रिएक्टिविटी सीरीज की। हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है, तो बाय द हेल्प ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। तो क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज को हम और किस नाम से जानते हैं, उसे हम जानते हैं दैट इज नोन एज एक्टिविटी सीरीज। तो इसमें क्या होता है कि अरेंजमेंट्स ऑफ मेटल इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटीज के कैसे अरेंज होते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज होते हैं उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है वो सबसे नीचे होता है और जो हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल होता है वो टॉप पे होता है। तो अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन होता है, वो होता है आपका पोटेशियम। और लीस्ट रिएक्टिव की अगर बात करें तो जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है वो कौन होता है, दैट इज गोल्ड। तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द बॉटम और मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द सीरीज। सो देख लेते हैं कि कैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज को याद रख सकते हैं। तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, कि इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो आप इसे याद कर लेना, इससे आपको रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो जाएगी,
याद हो जाइए कि P का मतलब क्या है, पोटेशियम, S का मतलब सोडियम, Ca कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, दैट इज सॉरी हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा, दैट इज पोटेशियम। की रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, पोटेशियम की होती है। और फिर किसकी होती है, लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होता है, वो होता है हमारा गोल्ड। तो अब देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, कैसी केमिकल रिएक्शन की जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे x प्लस जनरल इक्वेशन देखें, x प्लस वाई जेड, तो इट विल फॉर्म एक्स जेड प्लस वाई। अब इस केस में क्या होगा, इसने क्या कर दिया, y को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि y क्या है, लेस रिएक्टिव है। सेम नेक्स्ट रिएक्शन आपको गिवन है, नीचे एग्जांपल गिवन है, दैट इज ZnCuSO4 गिव ZnSO4Cu। तो जिंक, अगर बात करें जिंक और कॉपर की, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर से। हम रिएक्टिविटी सीरीज में भी देख लेते हैं, जो जिंक है वो कॉपर से क्या है, वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो दैट्स वाई जिंक ने क्या करा, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और क्या फॉर्म करा, ZnSO4 प्लस Cu। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं इस टॉपिक से। जनरली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। सो एक चार्ट से समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सेम कॉम्बिनेशन मतलब ये क्या है, दो रिएक्टेंट है, या फिर कह लो दो रिएक्टेंट है, कंबाइन हुए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई कि दो रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं एंड इट विल फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। फिर नेक्स्ट आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, एक सिंपल कंपाउंड है और सिंपल कंपाउंड क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, बेचारे क्या हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए। सेम इसमें क्या है कि थर्ड आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि जो ज्यादा रिएक्टिव है, अब इस केस में जो ज्यादा रिएक्टिव है वो क्या करेगा, लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। अब ये बेचारे की इसकी पावर कम है तो ये क्या करेगा, इसे डिस्प्लेस कर देगा और इसके साथ जाके रिएक्शन कर लेगा। इसकी पावर कम होने की वजह से इसे क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या हो जाएगा, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मींस जो ज्यादा रिएक्टिव होगा यानी कि जिसकी पावर ज्यादा होगी और जिसकी कम होगी उसे क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। नेक्स्ट आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि आयंस एक्सचेंज होते हैं दो रिएक्टेंट्स के बीच में और एक नया कंपाउंड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें आयंस क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स के बीच में एक्सचेंज होते हैं। किसके बीच में हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स, दोनों रिएक्टेंट्स के बीच में आयन एक्सचेंज होते हैं और एक नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आल्सो नोन एज मेटाथेसिस रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को और क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करें इसमें तो BaCl2 प्लस Na2SO4, तो ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, तो ये आयंस एक्सचेंज कर लेंगे तो इट विल फॉर्म BaSO4 प्लस 2NaCl। तो किसका फॉर्मेशन होगा, BaSO4 प्लस 2NaCl। तो मींस कि आयन एक्सचेंज हो रहे हैं दो रिएक्टेंट्स के बीच में और क्या बना रहे हैं, नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो आई होप आपको ये चारों टर्म्स क्लियर हुई होगी। अब बात कर लेते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमें पता होगा कि हमारे कितने टोटल एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 90 क्या है, मेटल्स है, 22 क्या है, नॉन मेटल्स, और बचे हुए रेस्ट ऑफ द क्या है, दैट इज अ मेटेलॉइड। सो अगर बात करें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, मेटल्स हैं। सेम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स है। सो मेटल्स क्या है, मेटल के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, दैट इज अ सो ये क्या होंगे, मेटल्स क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो एग्जाम में पूछ ले कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, तो वो होता है लिथियम। कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, लिथियम है। तो अगर बात करें मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो हमारी ह्यूमन बॉडी में मिलता है, तो वो कौन सा है, दैट इज अ ऑक्सीजन। ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहां से बिल्कुल आपका क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। सो ऑक्सीजन क्या है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, वो है आपका लिथियम। सो ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी की वजह से मेटल कैसा होता है, लस्ट्रस होता है, यानी कि मेटल के अंदर क्या होती है, चमक होती है। अब पूछ लिए जाते हैं और। अब सबसे पहले अगर बात करें ओर ऑफ लेड, लेड के ओर का क्या नाम है, दैट इज क्या होता है, लेड
सॉरी और ऑफ लाइट दैट इज गैलेना। लेड एक ओनली ऐसा मेटल है जो कि क्या है, बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेड इज द ओनली मेटल जो कि क्या है, बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। और बेस्ट किसे माना जाता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो वो आता है सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और लेड इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो डिफरेंस से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। जैसे मेटल्स क्या होते हैं, जनरली सॉलिड होते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन आता है दैट इज मरकरी, जो कि किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। सेम नॉन मेटल्स भी कैसे होते हैं, सॉलिड लिक्विड ऑर्गन्स होते हैं। कार्बन एंड सॉलिड, ब्रोमीन लिक्विड और हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। मेटल्स कैसे होते हैं, डक्टाइल्स होते हैं, मेलिएबल्स होते हैं। बट नॉन मेटल कैसे होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में पूछा गया है कि 4 ऑप्शन गिवन थे और पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो उसमें एक स्टेटमेंट दी हुई थी कि जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं। तो अगर आपको पता है कि नॉन मेटल नॉन डक्टाइल है तो वही क्या हो जाती है, करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन ऐसे डिफरेंस से पूछ लिए जाते हैं। तो मेटल कैसी प्रॉपर्टी शो करता है, सोनरस होता है, यानी कि साउंड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। लेकिन नॉन मेटल्स कैसा होता है, दैट इज नॉन सोनरस, ये कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। मेटल्स कैसा होता है, जनरली लस्ट्रस होता है, यानी कि उसमें कैसी शाइन होती है, नेचुरल शाइन होती है। लेकिन नॉन लस्ट्रस कैसा है, ये कैसे होते हैं, नॉन मेटल ये नॉन लस्ट्रस होते हैं। एक्सेप्शन है इसमें, एक्सेप्शन तो जरूर याद रखना, आयोडीन। आयोडीन क्या है, एक नॉन मेटल है बट कैसा होता है, लस्ट्रस होता है, चमक होती है। मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, बट एक्सेप्शन इसमें भी है, सीजियम और गैलियम। इसमें भी एक्सेप्शन है, सीजियम एंड गैलियम। और नॉन मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है एज कंपैरिजन टू मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं, जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी एक्सेप्शन है, लेड एंड मरकरी। पीबी एंड Hg क्या है, इसमें एक्सेप्शन है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें भी एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। तो ग्रेफाइट क्या है, दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। वैसे जनरली नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो मेटल्स कैसे होते हैं हमारे, जनरली सॉलिड्स होते हैं, जिसमें एक्सेप्शन आता है आपका मरकरी। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड क्या है, दैट इज जैसे कार्बन हो गया, क्या हो गया सॉलिड, और ब्रोमीन क्या है, लिक्विड। डक्टाइल और मेलिएबल कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं। बट नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। ये कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, सोनरस यानी कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं, नॉन मेटल नॉन सोनरस। लस्ट्रस यानी कि इनके अंदर शाइन होती है, बट नॉन मेटल के अंदर कैसे होता है, नॉन लस्ट्रस। और एक्सेप्शन क्या है, आयोडीन। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। एक्सेप्शन क्या है, सीजियम और गैलियम। और इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, कम होता है। जनरली दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन है लेड एंड मर्करी। और वो क्या है, बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। सो नेक्स्ट इज ग्रेटर इज द ऑक्सीजन कॉन्टेंट, स्ट्रॉन्गर द एसिड। जैसे एग्जाम्पल Na2O, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कंटेंट क्या है, कम है, तो ये कैसा हो गया, बेसिक हो गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन कंटेंट क्या है, कम है, तो ये भी कैसा हो गया, बेसिक हो गया। तो अगर जनरली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, पूछा भी गया है 2011 में। ये पूछा गया है कि इसमें पूछा है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड नहीं पूछा, पूछा है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो जो हमारे मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। और 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। और मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। फिर से ओर्स पे क्वेश्चन आ गया, ओर ऑफ एल्यूमिनियम कौन कौन से होते हैं, बॉक्साइट, क्रायोलाइट एंड कोरिंडम। क्रायोलाइट इज Na3Al(F6) और कोरिंडम इज Al2O3। तो पूछ लिया जाएंगे कि एल्यूमिनियम्स के और कौन कौन से होते हैं, तो बॉक्साइट, क्रायोलाइट एंड कोरिंडम। लाइटेस्ट मेटल, कि लाइटेस्ट मेटल हमारा कौन सा होता है, लाइटेस्ट मेटल होता है हमारा लिथियम। ठीक है। हेवीएस्ट मेटल कौन सा होता है, हेवीएस्ट मेटल होता है ऑस्मियम। और हार्डेस्ट मेटल कौन सा होता है, हार्डेस्ट मेटल होता है प्लेटिनम। सॉफ्टेस्ट मेटल की बात करें, जो सबसे सॉफ्ट मेटल होता है, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम। जिसे हम नाइफ से कट भी कर सकते हैं और ये वाटर के साथ क्या करता है,
रिएक्ट करता है, इसलिए हम उसे किसके अंदर रखते हैं, उसे हम केरोसिन ऑयल के अंदर रख सकते हैं। तो इस स्लाइड से भी आपको 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि ये पीडीएफ आपको मिले तो आप हमारी एप्लीकेशन पे जाके ये पीडीएफ आपको फ्री कंटेंट में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो एन ओर ऑफ पोटेशियम इज कार्नेलाइट। फॉर्मूले की बात करें तो जो फॉर्मूला होता है ये होता है KCl MgCl2.6H2O। ठीक है। अगर बात करें ओर ऑफ सोडियम दैट इज क्रायोलाइट। सो मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ये हमने पहले ही डिस्कस किया था, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है पोटेशियम और लीस्ट रिएक्टिव होता है गोल्ड। किंग ऑफ मेटल किसे कहते हैं, गोल्ड को कहते हैं। प्योरिटी ऑफ गोल्ड हम किस में मेजर करते हैं, कैरेट में मेजर करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। 24 कैरेट गोल्ड इज कंसिडर्ड एज अ प्योर गोल्ड की 24 कैरेट गोल्ड को हम क्या कंसीडर करते हैं, इट इज नोन एज प्योर गोल्ड। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। मेटल्स ऑफ होप, तो मेटल्स ऑफ होप कौन है, तो दैट इज यूरेनियम, जिसे हम येलो केक के नाम से भी जानते हैं। फ्यूचर मेटल दैट इज टाइटेनियम। इटाइटाई डिसीजेस कौन से उससे होती है, दैट इज कैडमियम। तो नेक्स्ट आता है आपका जिंक ओर इज मोस्ट कॉमनली फाउंड एज जिंक कॉर्बेट नोन एज कैलेमाइन और स्मिथसोनाइट। इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने से पहले एक पॉइंट नोट करके लिख लेना कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है, इंसुलिनिक हार्मोन है। इंसुलिनिक हार्मोन है जो कौन सा मेटल कंटेन करता है या जिसमें कौन सा मेटल यूज होता है, दैट इज जिंक। अगर मैं जिंक के और की बात करें कि जिंक के और क्या क्या है, तो दैट इज कैलेमाइन और स्मिथसोनाइट। तो जो जिंक है, जिंक इज कॉमनली फाउंड एज अ जिंक कॉर्बेट, जो हमें किस फॉर्म में मिलता है, जो मिलता है जिसे हम कहते हैं जिंक कॉर्बेट, दैट इज ZnSO3। और उसे हम और क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज कैलेमाइन और स्मिथसोनाइट। ये क्या है, जिंक के और है। अगर बात करें और ऑफ टिन, तो जो टिन के जो और की बात करें तो दैट इज कैसीटेराइट। और ऑफ टिन क्या है, दैट इज कैसीटेराइट। नेक्स्ट आता है आपका नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में क्या होता है, नॉन मेटल्स अंडरगो रिडक्शन। जिसके अंदर रिडक्शन होता है तो वो कैसे एजेंट, वो कैसे होते हैं, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और मेटल्स क्या होते हैं, मेटल के अंदर क्या होता है, मेटल के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, तो दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। अगर बात करें स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की, तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो होता है आपका लिथियम। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज लिथियम। बट इन केस ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्वेश्चन पूछ ले कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, जहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए तो किसकी बात हो रही है, नॉन मेटल की बात हो रही है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, दैट इज फ्लोरीन। और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, दैट इज लिथियम। सो नेक्स्ट आता है ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। की ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो किसमें पाया जाता है, जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अगर हम बात करें मेटल में, तो मेटल में क्या होता है, मरकरी ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये क्या है, दोनों के एक्सेप्शन है। नेक्स्ट आता है आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज हैविंग लस्ट्रस। क्योंकि नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं, जो हमने डिफरेंस में देखा था। तो बेसिकली आयोडीन भी क्या है, एक एक्सेप्शन है कि आयोडीन क्या है, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या शो करता है, जिसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, विच इज हैविंग लस्ट्रस, यानी कि चमक होती है उसके अंदर। बट नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल इज नॉन लस्ट्रस। तो ये क्या था, उसका एक एक्सेप्शन था, और एक्सेप्शन से ही आपके क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। आता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। इसकी कह सकते हैं कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ता है, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से जुड़ता है। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी दैट इज आल्सो नोन एज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। जो आपको दिख भी रहा होगा कि ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये क्या शो कर रहे हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज। और जो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। क्योंकि कार्बन को इसी वजह से हम क्या कहते हैं, कार्बन इज अ क्या शो करता है, दैट इज अ टेट्रा वैलेंसी, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। नेक्स्ट इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। फर्स्ट होता है डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा बुकमिनिस्टर फुलरिंग। तो सबसे पहले अगर बात करें हार्डेस्ट सब्सटेंस, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है, वो होता है हमारा डायमंड। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, डायमंड की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, दैट इज क्वार्टरनरी इन नेचर।
क्योंकि जो कार्बन की अगर हम बात करें, कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज 1s2 2s2 2p2। अगर नॉर्मल लिखें तो जो कार्बन के जो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑल 4 इलेक्ट्रॉन्स आर इन बॉन्डेड फॉर्म, की सारे इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में होते हैं, बॉन्डेड फॉर्म में होते हैं। सो नेक्स्ट इज ईच कार्बन एटम इन अ डायमंड कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर शेल। कि जो कार्बन एटम है डायमंड के अंदर वो क्या कंटेन करता है, 4 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है इन इट्स आउटर शेल which are shared by covalent connections with 4 other carbon atom, जो किससे अटैच्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होते हैं with other 4 carbon atoms. This arrangement aids in the formation of a tetrahedral crystal। कि क्या किसका फॉर्मेशन होता है, टेट्राहेड्रल क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। और जैसा कि बताया था कि जो डायमंड की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, क्वाटरनरी इन नेचर। और डायमंड क्या है, डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स ऑन द प्लैनेट। डायमंड क्या है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कह सकते हैं प्लैनेट पे, बिकॉज ऑफ इट्स डेंसली लिंक्ड स्ट्रक्चर। क्योंकि जो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, डेंसली लिंक्ड होने के कारण जो डायमंड क्या है, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। सो नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट इज अ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी क्या है, सेम ग्रेफाइट भी बिग कोवेलेंट स्ट्रक्चर है जिसमें हर एक कार्बन एटम ज्वाइन होते हैं, यानी कि जुड़े हुए होते हैं विद 3 अदर कार्बन एटम से। और किसके थ्रू, विद कोवेलेंट बॉन्ड्स। और हर एक कार्बन एटम कैसा होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक कार्बन एटम कैसा होता है, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि क्यों ग्रेफाइट जो है दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि जो ग्रेफाइट है दैट इज, उसकी स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। दैट्स व्हाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज लेयर ऑफ ग्रेफाइट आर बॉन्डेड बाय वैन डर वाल फोर्सेस। की जो लेयर्स होती हैं ग्रेफाइट की वो किस फोर्स के थ्रू जुड़ी हुई होती हैं, तो वो अटैच्ड होती हैं वैन डर वाल फोर्स के थ्रू। अगर बात करें ग्रेफाइट कहाँ, लेड पेंसिल में क्या होता है, इन लेड पेंसिल ग्रेफाइट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और बात करें परसेंट ऑफ लेड की, कि लेड का जो परसेंटेज है, अगर लेड पेंसिल में लेड के परसेंटेज की बात करें तो वो कितना होता है, दैट इज 0%। और ड्यू टू इट्स लेयर लाइक स्ट्रक्चर, कि लेयर लाइक स्ट्रक्चर की वजह से जो ग्रेफाइट का नेचर होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ग्रेफाइट कैसा है, एक बिग कोवेलेंट स्ट्रक्चर है जो किसके थ्रू अटैच्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होता है। और हर एक कार्बन एटम कैसा होता है, हर एक कार्बन एटम होता है sp2 हाइब्रिडाइज। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों है ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी स्ट्रक्चर है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है। अगर बात करें जो लेयर ऑफ ग्रेफाइट है वो किस फोर्स के थ्रू बॉन्डेड होती है, तो वो बॉन्डेड होती है वैन डर वाल फोर्स के थ्रू। लेड पेंसिल में क्या प्रेजेंट होता है, ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है। और स्लिपरी और सॉफ्ट कैसा होता है, उसका नेचर होता है, किस वजह से, लेयर्ड लाइक स्ट्रक्चर के वजह से। Its molecules are made up of 60 carbon atoms joined together by strong covalent bond। यानी कि किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है बकमिंस्टर फुलरिंग की। तो इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, 60 कार्बन एटम एक दूसरे से क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं। ज्वाइन किसके थ्रू होते हैं, बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन होता है इसमें 60। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो हमने तीनों देख लिए, तीनों एलोट्रॉप देखे कार्बन के, दैट इज डायमंड, ग्रेफाइट और थर्ड इज बकमिंस्टर फुलरिंग। अगर बात करें फोस्फोरस के एलोट्रॉप की, तो फोस्फोरस के जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो भी 3 होते हैं। एक होता है व्हाइट फोस्फोरस, दूसरा होता है रेड फोस्फोरस और तीसरा होता है ब्लैक फोस्फोरस। सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाइट फोस्फोरस। बेसिकली जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं व्हाइट फोस्फोरस से ही, हम इसमें व्हाइट फोस्फोरस ही डिस्कस करेंगे। तो जो व्हाइट फोस्फोरस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज अ P4। कि जो व्हाइट फोस्फोरस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, P4 है। व्हाइट फोस्फोरस कैसा है, दैट इज द मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ फोस्फोरस की। ये कैसी है, ये मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म है फोस्फोरस की। सल्फर शो एलोट्रॉपी इन वेपर फॉर्म। और जो सल्फर है वो एलोट्रॉपी किस फॉर्म में शो करता है, वो वेपर की फॉर्म में एलोट्रॉपी शो करता है। अगर बात करें एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, तो वो किस स्टेट में मिलता है, वो मिलते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो बात कर रहे थे व्हाइट फोस्फोरस की, तो व्हाइट फोस्फोरस का फॉर्मूला होता है
P4 और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव फॉर्म होती है फास्फोरस की। अगर बात करें माइका, माइका एक ऐसा सब्सटेंस है दैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसे नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि माइका क्या है, दैट इज द एक ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता बट दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सो यहां से आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा नेल पेंट रिमूवर में हम क्या यूज करते हैं, तो नेल पेंट रिमूवर में प्रेजेंट होता है जैसे दैट इज एसीटोन। दूसरा आता है पेन किलर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना या हमने भी अपने चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पेन किलर क्या है, क्या यूज करते हैं, दैट इज एस्पिरिन और इथाइल सैलिसाइक्लेट। और पूछा है कि एस्पिरिन का क्वेश्चन पूछा था शायद कि हाँ एस्पिरिन का दूसरा नाम क्या है, तो वो था इथाइल सैलिसाइक्लेट। नेक्स्ट आता है आपका ब्रिज में नाइट, और ब्रिज में नाइट इज मैग्नीशियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट मिनरल। क्या है ये जो हमारा दैट इज जो कि है ब्रिज में नाइट, क्या है, एक मैग्नीशियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट मिनरल है जो कि इट इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल्स ऑन द अर्थ, जो अर्थ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। कि मोस्ट अबंडेंट मिनरल्स कौन सा है अर्थ पे, दैट इज ब्रिज में नाइट, जिसे हम मैग्नीशियम सिलिकेट या फिर कैल्शियम सिलिकेट मिनरल्स भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं ओर ऑफ आयरन। ठीक है, तो ओर ऑफ आयरन सबसे पहला आता है हेमेटाइट। हेमेटाइट का जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेड होता है, जो फॉर्मूला होता है Fe2O3। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट का ये और है आयरन के, या पूछ लिया जाएगा कि ऑप्शन देके कि इनमें से कौन सा आयरन का और नहीं है या कौन कौन से आयरन के और है। तो सबसे पहला था हेमेटाइट जिसका कलर होता है रेड। नेक्स्ट था मैग्नेटाइट Fe3O4 जिसका कलर था विच इज ब्लैक। थर्ड आता है लिमोनाइट, लिमोनाइट इज अ बोग आयरन जिसका फॉर्मूला होता है 2Fe2O3.3H2O जिसका कलर कैसा होता है विच इज ब्राउन। थर्ड आता है सिडेराइट, सिडेराइट इज अ FeCO3 जो कैसा कलर होता है दैट इज अ पेल ब्राउन। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ आयरन। तो देयर आर मेन 3 टाइप्स ऑफ आयरन। सबसे पहला आता है पिग आयरन, दूसरा आता है कास्ट आयरन और तीसरा आता है रफ आयरन जिसे हम कहते हैं दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। और इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है इंपॉर्टेंट, रफ आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। यहाँ पर बात करें कार्बन की परसेंटेज की, तो ये होते हैं, कार्बन होता है ये होता है 3 to 5%, इसमें होता है कार्बन 2 to 3%, और इसमें जो होता है कार्बन का परसेंटेज दैट इज 0.10 to 0.25%। अगर बात करें और ऑफ आयरन में, तो आयरन की जो परसेंटेज अगर हमें फाइंड करनी हो तो जैसे Fe2O3, तो जो आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 26, जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 56, तो ये हो जाएगा 56 into 2। सेम जो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16 into 3, तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो जाएगा 112 plus 48। सो इन्हें ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा दैट इज 160। और अगर परसेंटेज ऑफ आयरन निकालना हो तो दैट इज 112 अपॉन 160 into 100, तो ये आ जाएगा इसमें 70%। तो ऐसे करके हम इसमें सब पे क्या निकाल सकते हैं, आयरन का परसेंटेज। तो इसमें कितना आ गया 70%। ये Fe3O4 है, शायद इसमें आ जाएगा आपका 72%। तो आप ऐसे करके इनका परसेंटेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज रस्टिंग ऑफ आयरन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर। तो बेसिकली जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो क्या है, एक केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, एक केमिकल चेंज है। तो क्या क्या कंडीशन होती है फॉर, या कह सकते हैं कि क्या क्या नेसेसरी कंडीशन होती है फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जो रस्टिंग ऑफ आयरन किसकी प्रेजेंस में होता है, वो होता है मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस में। सो द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर इन एयर, कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस और वाटर वेपर की प्रेजेंस किस में, एयर में। ये दो नेसेसरी कंडीशन है रस्टिंग ऑफ आयरन की। एक तो पहली तो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और दूसरी है वाटर वेपर इन एयर। फॉर्मूले की बात करें तो दैट इज Fe2O3.xH2O, और ये किसका एग्जांपल है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। और रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है। और रस्टिंग से बचने के लिए, कि प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग, रस्टिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं आयरन पे। तो जिंक की कोटिंग जब हम आयरन पे करते हैं उसे क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। और इस पॉइंट से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। इवन हर साल कह लो, हर साल इसका क्वेश्चन जरूर आया है, चाहे थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर लिया लेकिन मतलब सेम था
कि हमें रस्टिंग से बचने के लिए किसकी कोटिंग करते हैं या फिर गैल्वेनाइजेशन कैसा प्रोसेस है। तो गैल्वेनाइजेशन क्या है, बेसिकली हम इससे क्या बचा सकते हैं, आयरन को रस्ट होने से बचा सकते हैं। सो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, केमिकल चेंज है, और प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग किससे बचा सकते हैं, तो वो बचा सकते हैं हम गैल्वेनाइजेशन से। और गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम आयरन पर जिंक की क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, दैट इज गैल्वेनाइजेशन। अगर बात करें, अभी हमने केमिकल चेंज देखा, जो हमने एग्जांपल देखा रस्टिंग ऑफ आयरन का, तो ये कैसा एग्जांपल, ये किसका एग्जांपल था, ये केमिकल चेंज का एग्जांपल था या फिर रिडॉक्स रिएक्शन का। तो जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल मींस कि वो ओवरटर्न नहीं हो सकता। बट जो फिजिकल चेंज होता है, यानी कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आना, यानी कि शेप साइज में चेंजेस आना या फिर स्टेट में चेंजेस आना, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस। बट फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल हो सकता है, यानी कि वो ओवरटर्न हो सकता है। तो फिजिकल चेंज कैसा चेंज होता है, दैट इज रिवर्सिबल, कि अमाउंट जो रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। एग्जांपल की बात करें, दैट इज अ मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज डिटेल में पढ़ना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें स्टेट ऑफ मैटर की, तो टोटल जो बात करते हैं दैट इज देयर आर 5 स्टेट ऑफ मैटर। जो बचपन में आप पढ़ते हो दैट इज सॉलिड लिक्विड गैस, और जो 2 स्टेट और आती है दैट इज प्लाज्मा, एंड लास्ट वन इज बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेशन। So next is aluminium is the only metal in which rusting does not take place। ये भी एक एक्सेप्शन है कि एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जिसमें रस्टिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये क्या फॉर्मेशन करता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन एल्यूमिनियम, कि एल्यूमिनियम पे ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है जिसकी वजह से वो कोरेटेड नहीं होता है। इसलिए एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जिसमें रस्टिंग नहीं होती है। तो ये भी याद रखना, ये भी क्या है, एक एक्सेप्शन है। अगर बात करें द कलर ऑफ कोरोजन ऑन कॉपर कैसा होता है, दैट इज ऑफ ग्रीन कलर। अगर बात करें ब्रास, ब्रास इज अ कोरोडेड बाय हाइड्रोजन सल्फाइड। ब्रास किससे कोरोडेड होता है, यानी कि किससे होता है, दैट इज बाय हाइड्रोजन सल्फाइड। सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये वीडियो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को बीच में स्किप ना करें। अगर फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फर्दर अपडेट्स या फिर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ सकते हैं। नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे info@topperstarget.com पर भी हमें मेल कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप अपने एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन पे जाकर दे सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।